महाराष्ट्र में पहली बार आमिर सर इंस्टीट्यूट लाए हैं फ्री कोचिंग फॉर 11 साइंस ऑन यूट्यूब और 12 साइंस महाराष्ट्र बोर्ड और MHCET की तैयारी सिर्फ 3500 में। पूरे महाराष्ट्र से लगभग 30,000 स्टूडेंट्स आमिर सर के चैनल का फायदा उठा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आप सब ये मेजरमेंट वाले यूनिट को जानते हैं? इसका पहला नाम तो प्रोट्रैक्टर है, कॉमनली हम इसे डी कहते हैं। अगर आप इस डी को गौर से देखेंगे तो आपके पास यहाँ पर डिग्रीज लिखी हुई है। अब यहाँ पर जो डिग्रीज यहाँ पर लिखी हुई है, इसके दो तरीके हैं लिखने के। अगर आप यहाँ पर देखेंगे गौर से तो आपको दिखाई देगा कि आप 0 से 180 लेफ़्ट से राइट भी जा सकते हैं और राइट टू लेफ़्ट भी जा सकते हैं। तो क्या ये मेजरमेंट का तरीका दोनों तरह से सही है? अगर सही है तो एक तरह से देना चाहिए था। आपको दो तरह से 0 से 180 और 180 से 0 क्यों दिया गया है? ये आपके मन में सवाल शायद बचपन से होगा। तो प्रोट्रैक्टर को लेकर हमारा कॉन्सेप्ट जो है आज हम 11th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे, जिसका नाम है एंगल्स। आज हम जो पहला कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं उसका नाम है डायरेक्टेड एंगल्स। वो डायरेक्टेड एंगल्स जो कॉन्सेप्ट है ये आपका इस पार्ट को क्लियर कर देगा कि यहाँ पर दो साइड से मेजरमेंट एक्चुअली में क्यों दिया होता है। चलिए देखते हैं। एंगल्स को समझने से पहले सबसे पहली बात जो आपको कॉमनली बहुत बेस से समझनी ज़रूरी है कि एंगल जो बनता है बेसिकली दो आर्म से बनता है, बराबर है। अगर नॉर्मल भाषा में लोअर लेवल के हिसाब से अगर मैं आपसे पूछूं कि एक एंगल क्या होगा या एंगल किसे कहते हैं, तो हम क्या कह सकते हैं? जब दो लाइन के बीच में जो खाली स्पेस बनता है वो हमारा एंगल होता है। यानी कि यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है? दो लाइन इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे लिए दो लाइन इंपॉर्टेंट है तो इन दोनों का कुछ नाम होना चाहिए, इसीलिए हमने उसका कुछ नाम रखा है। एंगल जहाँ से हम बनाना स्टार्ट करेंगे उसे हम इनिशियल आर्म कहेंगे। जहाँ से हमने एंगल को बनाना शुरू किया वो क्या है? हमारा इनिशियल आर्म हो गया। सपोज करें इसको मैंने नाम दे दिया OA नाम दे दिया, तो ये मेरा इनिशियल आर्म हुआ। अब यहाँ से इस आर्म को मैं जहाँ तक घुमा सकूँ और जहाँ तक मैं लेकर जाके रुका दूँ वो मेरा क्या हो जाएगा? टर्मिनल आर्म। टर्मिनेटर वर्ड से ही टर्मिनल आता है, यानी कि उसका मतलब क्या होता है? ख़त्म होना। ठीक है, तो सपोज करो मैं यहाँ से इसको लेकर गया और इस एंगल इस आर्म को ऐसे ऐसे लेके जाते जाते यहाँ तक घुमा के रख दिया यहाँ पर। तो यहाँ से मैंने जो बना दिया, लेट से इसका नाम है B, तो OB। तो OB मेरा क्या कहलाएगा? टर्मिनल आर्म कहलाएगा। इतनी बात आपको समझ नहीं आई? तो ये मेरा क्या है? टर्मिनल आर्म है। अब इनके बीच में जो स्पेस बनता है हम बेसिकली उसे क्या कहते हैं? एंगल कहते हैं। इतनी बात आपको क्लियर है? पर अभी तक मैंने आपको वो प्रोट्रैक्टर वाला कॉन्सेप्ट तो समझाया नहीं कि प्रोट्रैक्टर वाला कॉन्सेप्ट क्या है। अगर एक्चुअली देखा जाए तो प्रोट्रैक्टर में आप यहाँ से मेजर करें या आप यहाँ से मेजर करें, दोनों साइड से आपके एंगल्स क्या होंगे? सही आएंगे। वो कैसे? वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए हमें डायरेक्टेड एंगल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना ज़रूरी है। जो हमारा डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट है वो हमें क्या कहता है? डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट हमें ये कहता है कि हम एंगल को कहाँ से बनाना शुरू कर रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम एंगल को लेफ्ट से लेना शुरू कर रहे हैं या हम एंगल को राइट से लेना शुरू कर रहे हैं। हम एंगल को ऐसे उठाकर यहाँ ला रहे हैं या ऐसे उठाकर यहाँ ला रहे हैं, दोनों हो सकता है ना। एग्जाम्पल लेते हैं, आप जब अपनी कबर्ड को ओपन करते हैं, आप जब कबर्ड को ओपन करते हैं तो कबर्ड में जो हिस्सा फिक्स है जिसमें आपने कपड़े रखे हैं वो आपका बेस हो गया। अब वहाँ से आपने डोर को घुमाया तो एक एंगल बना। अब जब आप रिटर्न लेकर गए तो आप उसी एंगल को 0 पर लेकर आने या उसी पोजीशन पे लेकर आने जो पोजीशन पे था। ये आपका कबर्ड का हिस्सा हुआ। आपने ऐसे खोला और आप रिटर्न कैसे लेकर चले गए? ऐसे लेकर चले गए। तो डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट भी यही है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। और अब अगर आपको ये बात अगर समझ में आ गई होगी तो आप मुझे इस पर दो एंगल्स बनाकर बताएं 80 डिग्री, एक लेफ्ट से और एक राइट से, और दोनों 80 क्या होंगे? सही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट है क्या। अगर हम डायरेक्टेड एंगल के कॉन्सेप्ट की बात करें तो सपोज करें मैंने यहाँ पर OA है जो मेरा क्या है? इनिशियल आर्म है। जहाँ से मैंने क्या किया? शुरू किया। ये मेरा क्या है? इनिशियल आर्म है। ठीक है ना, यहाँ से मैंने शुरू किया। अब इस आर्म को मैं यहाँ यहाँ से ऊपर लेकर गया। ठीक है, मैं यहाँ से लेकर गया OB तक लेकर गया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? टर्मिनल आर्म हो जाएगा। तो ये मेरा टर्मिनल आर्म हो गया। तो अगर ये मेरा इनिशियल आर्म था, ये मेरा टर्मिनल आर्म हो गया, तो मैं कैसे गया? ध्यान से देखिए, मैं इस डायरेक्शन में गया। ये एरो आपको दिख रहा है? इस डायरेक्शन में गया ना। मैंने ऐसे लिया
और इसको लेकर मैं कैसे गया, ऐसे गया, तो मैं किस डायरेक्शन में गया, इस डायरेक्शन में गया, और ये डायरेक्शन को हम कहते क्या है, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सा डायरेक्शन होता है, एंटी क्लॉकवाइज, ये याद रखना, ठीक है। और इस एंगल को अगर मैं लिखूंगा तो मैं इस एंगल को ऐसे लिखूंगा, ए ओ बी, या तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ओ ए से हम कहाँ गए, ओ बी की तरफ गए। इतनी बात आपको समझी। तो ये आपका पहला डायरेक्टेड एंगल है जहां पर आपका डायरेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, यानी कि आप एंगल कहां से कहां पर शुरू कर रहे हैं। अब इसी का दूसरा कॉन्सेप्ट लेते हैं या दूसरी चीज लेकर समझने की कोशिश करते हैं। अब आए हम यहाँ पर ओ ए है और यहाँ ओ बी है, पर जरा उल्टा सिनेरियो लेते हैं। अब ये मेरा इनिशियल आर्म हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये मेरा इनिशियल आर्म, आप बोलेंगे सर ये इनिशियल आर्म कैसे हो सकता है, कबर्ड का एग्जांपल ले लो। अब तुमने दरवाज़ा तो खोल दिया है ना, तो ये दरवाज़ा तुम्हारा खुल गया, अब तुम इस दरवाजे को बंद करो। अब आप जब दरवाजे को बंद करेंगे तो आप नीचे की तरफ ही तो आएंगे, तो ये इनिशियल आर्म हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, टर्मिनल आर्म हो जाएगा। और अब आपका डायरेक्शन क्या रहा, अब आपने यहां से उठाकर यहां नहीं लाया, आपने यहां से उठाकर आप यहां गए, तो अब जब यहां से उठाकर यहां गए तो आपका डायरेक्शन क्या हो, ये, और ये डायरेक्शन घड़ी वाला डायरेक्शन है। 3 के बाद ऐसे ही तो 4 बजेंगे, ऐसे ही तो 5 आएंगे, तो ये कौन सा डायरेक्शन हो गया आपका, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और इसके अंदर आप एंगल को कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे एंगल को बी ओ ए, और यहाँ पर अगर उसका दूसरा तरीका आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं ओ बी से आप जाएंगे कहाँ तक, ओ ए तक आप जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। दूसरी बात, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो याद रखें हम मैथ्स में उसको क्या लेते हैं, पॉजिटिव, यानी कि जब जब एंगल एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, याद रखना मैथ्स अभी स्टार्ट है, जब जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा तो क्या होगा, नेगेटिव। इससे क्या बातें समझी बच्चों, इससे हमको ये बातें समझी कि एंगल ए ओ बी और बी ओ ए सेम नहीं होता। डायरेक्टेड एंगल में कॉन्सेप्ट अलग है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। एक में आप नीचे से ऊपर आ रहे हैं और एक में आप ऊपर से नीचे की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों बातें क्लियर हुई। तो इस तरह से ये आपका क्या हुआ, डायरेक्टेड एंगल, जिसमें एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव दिया जाता है और क्लॉकवाइज को क्या दिया जाता है, नेगेटिव दिया जाता है। होप सो क्लियर होगा डायरेक्टेड एंगल का कॉन्सेप्ट क्या था, जहां क्या है डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। प्रोट्रैक्टर वाली चीज तो समझी होगी ना अभी, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया, तो ये हमें समझ गया। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। तो हमारा पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पर खत्म होता है। अब आते हैं हम जीरो एंगल पर। अब जीरो एंगल क्या होगा, सपोज कीजिए ये मेरा इनिशियल आर्म है ओ ए, जीरो एंगल यानी कि मैं घूमा ही नहीं, तो मेरा टर्मिनल आर्म भी तो इधर ही होगा। तो जब मेरा इनिशियल आर्म यानी कि ओ ए और मेरा टर्मिनल आर्म ओ बी ये एक ही लाइन पर रहेगा, एक ही डायरेक्शन में रहेगा, तो मेरा क्या कहलाएगा, जीरो एंगल, ठीक है। जो कहीं घूमा ही नहीं तो क्या हो गया, जीरो एंगल हो गया। इतनी बात समझे। अच्छा, अब तीसरे पर आते हैं। तीसरा है वन रोटेशन एंगल, इसको हम 360 डिग्री भी कह सकते हैं। मैं इसको मिटाऊंगा नहीं यहाँ पर, क्यों, वन रोटेशन एंगल बताता हूँ। हमें गोल चक्कर जब काट लेते हैं तो कितने डिग्री एंगल कवर करते हैं, 360 डिग्री कवर करते हैं। मौत के कुएं में जब वो बाइक को चलाता है और घुमाता है मौत के कुएं में, तो कितना घूमता है वो, 360 डिग्री तो घूमता है। तो यहाँ से सपोज करो आपने शुरू किया और आप कहाँ आ गए, रिटर्न यहीं पर आ गए, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, वन रोटेशन एंगल। कौन सा एंगल हो गया आपका, वन रोटेशन एंगल, जिसमें आपने टोटल एक चक्कर काट लिया, यानी कि आपने 360 डिग्री क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ये आपका वन रोटेशन एंगल हो गया। इतनी बात समझे, तो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, जिसका नाम है स्ट्रेट एंगल, ठीक है। पुराने जो 10 रुपए की या 15 रुपए की या 1000 रुपए की नोट आती थी, उसके नोट के बॉर्डर में ना एक ऐसी डिजाइन बनी होती थी, कॉर्नर में ये ऐसी कुछ डिजाइन बनी होती थी यहाँ पर, हाँ। और यहाँ पे एक हल्की सी उभार हुआ करती, उभार माने थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा चीज क्या होती थी, ऊपर होती थी। मालूम है वो कितने डिग्री का एंगल होता था, वो 179 डिग्री का एंगल होता था। नोट की लेंथ फिक्स होती है, और ये सारे साइंस है ना, जो ब्लाइंड लोग होते हैं ना, वो नोट को कैसे पहचानेंगे असली या नकली है, वो इस तरह से पहचानते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली 179 डिग्री बनता है। तो 179 डिग्री थोड़ा सा ऊपर होता है, तो 180 डिग्री कितना होता होगा, पूरा फ्लैट, तो पूरा सरफेस जब फ्लैट रहेगा वो कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। तो अगर वो 180 डिग्री का होता है तो ये स्ट्रेट एंगल से क्या करेंगे हम, तो इसको देखते हैं। तो अब यहाँ पर अगर मैंने, ये मेरा ओ ए इनिशियल आर्म है, ठीक है ना, अगर मैं यहाँ से यहाँ तक गया, ठीक है ना, इतना पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ओ ए, अब मेरा इनिशियल आर्म यहाँ था,
ठीक है, मैं ऐसे घुमा यहाँ आया, ये 90 हो गया, और ऐसे आया यहाँ पर, तो मेरा ओ बी कहाँ हो गया, अपोजिट डायरेक्शन में आ गया। तो जब मेरा इनिशियल आर्म और टर्मिनल आर्म अपोजिट डायरेक्शन में आ जाए तो मैं क्या कहूँगा, वो क्या होगा, स्ट्रेट एंगल होगा। समझ गए? यानी कि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक आ गया तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री हो गया, तो ये क्या होगा, मेरा स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। फेयर इनफ, समझ गए? तो ये हो गया। तो अब स्ट्रेट एंगल के बाद क्या पढ़ेंगे वो देखते हैं। स्ट्रेट एंगल के बाद हम पढ़ेंगे राइट एंगल के बारे में। हम सबको मालूम है राइट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है, ठीक है ना। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर देखें तो राइट एंगल का डेफिनेशन उन्होंने क्या दिया है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, अगर इसको टोटल घुमा जाए तो कितना है, 360 है, बराबर। अगर आप 360 को 4 से डिवाइड करें तो कितना होगा, 90 होगा। तो टेक्स्ट बुक के डेफिनेशन के हिसाब से क्या है, 1 रोटेशन का 1/4, क्या बोला, 1 रोटेशन का 1/4, यानी एक रोटेशन को डिवाइड बाय 4 करना है। यानी कि पूरा गोल घूमने से अगर मैं यहाँ पर हूँ तो इसका 4 हिस्से ना, 1 2 3 4, तो कोई एक हिस्सा घूम लो इसका। अगर ऐसे घूम लिया तो भी 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल हो गया, ऐसे घूम लिया तो भी 90 डिग्री हो गया। और ये ऐसा देखोगे तो स्ट्रेट 180 है, तो 180 का हाफ भी बोल सकता हूँ मैं कि 90 डिग्री, दूसरा उसका डेफिनेशन क्या है, ये 180 का हाफ है, तो भी क्या आएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। इतनी बात समझ गए? तो ये भी हो गया, तो ये आपका राइट एंगल हो गया। तो ये आसान था समझने के लिए। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन में, स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल पर आते हैं। इसका मतलब क्या है स्टैंडर्ड पोजीशन वाले एंगल का, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है आपका, ठीक है, आपकी इनिशियल आर्म सपोज करें ओए, वो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्या कहा मैंने, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस के अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो यहाँ से आप क्या होंगे, यहाँ से आप अलग अलग एंगल्स पर घूम सकते हैं। आप यहाँ आ सकते हैं, आप ऐसे जा सकते हैं, तो आप यहाँ आ सकते हैं, आप ऐसे भी जा सकते हैं, ठीक है। आप नीचे घूम सकते हैं, यहाँ पर जा सकते हैं, ऐसे जा सकते हैं। तो ये सारे के सारे एंगल्स को हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में। यानी कि ऐसे एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में कौन से एंगल्स होंगे, ऐसे एंगल जिनका इनिशियल आर्म कहाँ हो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन में कहेंगे। यानी कि कोई भी एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में तब होगा जब उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर आएगा, ठीक है। आसान है। नेक्स्ट है एंगल इन क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट हमें मालूम है ना, ये 4 हिस्से हैं यहाँ पर। तो पहला अगर एंगल हम देख लें, ये वाला एंगल, अगर उसको नाम दे दें ये वाला एंगल, तो ए ओ बी एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। अगर मैं नाम दे दूँ इसे सी, तो ए ओ सी सेकेंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ऐसे नाम दे दूँ पी, तो ए ओ पी जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हर एंगल किसी ना किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो ये एंगल्स को हम क्या कहेंगे, एंगल्स इन क्वाड्रेंट कहेंगे। फेयर इनफ, समझ में आ गई बात। फिर लास्ट वाला एंगल को देख लेते हैं, फिर हम डिग्री को किस तरह से मेजर करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो ये होने के बाद अब आते हैं हम लोग, एंगल इन क्वाड्रेंट हो गया। अब आते हैं हम लोग को टर्मिनल एंगल पर, कि को टर्मिनल एंगल किसे कहते हैं। ये मेरा इनिशियल आर्म है OA, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से थोड़ा घूमता हूँ यहाँ तक, और मैं यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ। टेक्स्ट बुक के नंबर लेते हैं, ये कितना बनना है, 30 डिग्री बनना है। क्या बनना है, 30 डिग्री। हाँ, अब इतना हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ तक तो आया, अब मैं यहाँ से ऐसा घूमना शुरू करता हूँ, पूरा घूमता हूँ और रिटर्न यहीं आता हूँ। पर अब मेरा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 390 डिग्री का। बताओ कैसे, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ तक घुमा तो 360 हो गया। फिर से अरे एक सर्कल 360 का होगा, उसमें 30 ऐड कर दो और तो कितना हो गया, 390 हो गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं इसको ना अलग नहीं बनाता, ऐसे ही बनाता हूँ। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो दोनों का इनिशियल और टर्मिनल आर्म क्या है, सेम है, पर एंगल का वैल्यू क्या है, अलग है, क्योंकि घूमने के हिसाब से क्या होगा, अलग होगा। तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं हम लोग, को टर्मिनल एंगल। जहाँ पर आपका इनिशियल और टर्मिनल आर्म दोनों सेम हो पर एंगल्स का वैल्यू क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो वो क्या कहलाएगा, आपका को टर्मिनल एंगल। तो ये जितने तरह के एंगल्स हैं हम पढ़ लिए, ठीक है। अब एंगल को मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, एक तो डिग्री सिस्टम होता है और एक होता है रेडियन सिस्टम। याद रखिए SI यूनिट में एंगल को मेजर करने का जो तरीका है वो रेडियन है, डिग्री नहीं है। हम यूजुअली एंगल को डिग्री में मेजर करते हैं, है ना, स्कूल लेवल तक हम डिग्री में मेजर करते हैं। पर सडनली आज आपको मालूम पड़ेगा कि एंगल को मेजर करने का तरीका सिर्फ डिग्री नहीं होता, रेडियन भी होता है। और स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से आप किस पर जाएंगे, रेडियन पर ही जाएंगे, ठीक है।
सो अब डिग्री कैसे मेजर करते हैं पहले देख लेते हैं। ये आपने बचपन में नहीं देखा होगा। अगर हम एक पूरा सर्कल बनाएं तो हमें मालूम है कितने डिग्री का बनेगा, 360 डिग्री का बनेगा। अगर इस सर्कल के हम 360 हिस्से करें तो एक हिस्सा कितना होगा, 1 डिग्री होगा। समझ रहे आया? मतलब अगर ये सेंटर है, यहां से मैंने ऐसे छोटे 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 हिस्से करने शुरू किए और टोटल मैंने ऐसे 360 पीसेस कर दिए इसके, तो इसका एक 1 पार्ट कितना होगा, ठीक है ना, 1 डिग्री का होगा। समझ गया? तो अगर कोई पूछेगा कि 1 डिग्री कितना होता है तो 1/360 पार्ट ऑफ सर्कल। समझ में आया? अगर इसके 360 टुकड़े कर दे तो एक टुकड़ा क्या कहलाएगा आपका, 1 डिग्री कहलाएगा। ठीक है ना? अगर 1 डिग्री को 60 टुकड़ों में तोड़े, मतलब ये हिस्सा है, ये हिस्सा सपोज करो 1 डिग्री है, इसके और छोटे 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 करके हमने 60 पार्ट किए, तो उसका एक जो पार्ट होगा 1/60 पार्ट किसका, डिग्री का। क्या बोला, 1/60 पार्ट डिग्री का, वो क्या कहलाएगा आपका, 1 मिनट कहलाएगा। और 1 मिनट के लिए अपन एक कॉमा लिखते हैं ऊपर, तो वो क्या कहलाएगा आपका 1 मिनट। अब ये 1 मिनट हुआ, यानी कि ये एक हिस्सा 1 मिनट हुआ। अब ये जो 1 मिनट है आपका, इसके भी अगर आप 60 हिस्से करें तो उसका एक हिस्सा क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। यानी कि 1/60 पार्ट ऑफ डिग्री लिखा था ना, यहाँ तो सही था, 1/60 पार्ट ऑफ 1 मिनट क्या कहलाएगा आपका, 1 सेकेंड कहलाएगा। समझ गए? तो ये कन्वर्जन आपको समझ में आना चाहिए। तो ओवरऑल क्या था, एक बड़े सर्कल को कितने हिस्सों में डिवाइड करो, 360 हिस्सों में, उसका एक हिस्सा क्या होगा, 1 डिग्री होगा। उस 1 डिग्री को अगर आप 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका एक पार्ट क्या होगा, 1 मिनट होगा। वो एक पार्ट को अगर और 60 पार्ट में डिवाइड करोगे तो उसका एक पार्ट क्या कहलाएगा, 1 सेकेंड कहलाएगा। समझ गए? क्लियर है? आसान है? ठीक है। और लास्ट वाला जो सिस्टम है हमारे पास, उसे हम क्या कहते हैं, इसको लिख लो। हाँ, ठीक है। जो हमारा लास्ट पार्ट है वो हमारा रेडियन वाला पार्ट है। ये रेडियन क्या होता है, यूजुअली हमने रेडियम तो सुना है कि घड़ी में रेडियम लगा होता है और चमकता है, पर ये रेडियन है, रेडियम नहीं है। ठीक है ना? देखते हैं कि रेडियन क्या होता है। ये एक सर्कल है। अगर इस सर्कल में ये यहाँ से यहाँ तक पार्ट क्या है, रेडियस है। मैं इस सर्कल का एक इतना हिस्सा काटता हूँ, सर्कल के एक हिस्से काटने को हम लोग क्या कहते हैं, उसका सर्कल का एक हिस्सा काटना क्या होता है, आर्क होता है ना उसका। मैं कितना आर्क काटूंगा, जितना सर्कल का रेडियस होगा मैंने उतना ही आर्क काटा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो मेरा क्या कहलाएगा, 1 रेडियन कहलाएगा। और 1 रेडियन को ऐसे लिखते हैं, 1 के ऊपर क्या लिखा जाता है, C लिखा जाता है। ठीक है? इतना आपको याद रहेगा पक्का? हाँ, तो फेयर इनफ। तो ये सारी बातें आपको क्या होगी, समझना ही होगी। आपके लिए इसमें एक होमवर्क है, जब आप टेक्स्ट बुक में यहाँ तक पहुँचेंगे तो उसके नीचे आपको एक रिलेशन दिया है। आपको डिग्री और रेडियन के बीच में रिलेशन बताना है। आपको ये बताना है कि 1 डिग्री कितना रेडियन होता है और 1 रेडियन कितना डिग्री होता है। इसको आपको कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि क्या होगा। अगर आप बता पाए तो मैं समझूंगा कि आपने लेक्चर को पूरा एंड तक देखा है।